नमस्कार बच्चों। तो मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप लोगों के साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। तो ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं, ये हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम देखें कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जैसे कि गाय भैंस हैं और जैसे शीप गोट है, ये अलग अलग एनिमल्स हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी नई जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात वो एक साथ रिप्रोडक्शन करेंगे और रिप्रोडक्शन से वो नई संतानों की उत्पत्ति करेंगे, यानी नए नए जो उनके ऑफस्प्रिंग्स है उनका वो फॉर्मेशन करेंगे, ताकि उनकी जनरेशन है, उनकी फैमिली है, जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती रहे और जो स्पीसीज है, जैसे काऊ है, काऊ का एग्जिस्टेंस बना रहे। अर्थात वो काऊ अलग अलग पीढ़ियों से इस धरती के ऊपर वो जीवित रहेगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन से उनके अंदर जो जीन्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से अगले ऑर्गेनिज्म में आगे पहुंचते हैं। तो हम जो सबसे पहले जो हैं, इसके अंदर कई इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन में वो सारे इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स का मैं नाम और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो देखो, पहला है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जैसे डिफरेंशिएशन में जो एक सेल है, वो सेल है, फिर वो आगे टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, वो आगे आगे करके डिफरेंशिएशन होगा। जैसे डिफरेंशिएशन से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, यानी कि जैसे अगर हम देखें तो उसके अंदर लंग्स बन जाएंगे, कहीं पे हार्ट बन जाएगा, कहीं पे आंखें भी बन जाएंगी डिफरेंशिएशन से। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि ये चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है, हम देखें बर्थ। बर्थ का अगर हम देखें हिंदी में, अगर आप लोगों को जैसे मीनिंग पता हो, तो बर्थ का मतलब जन्म लेना। जन्म लेना जैसे वो एक पार्चुरेशन के अंदर आता है कि भाई, जैसे मैं अगर आप लोगों के साथ बात करूं कि गेस्टेशन पीरियड होता है। गेस्टेशन पीरियड होता है वो पीरियड जिसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, भाई जो रिप्रोडक्शन है, हम दो तरह के सिस्टम को बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे हम काऊ के अंदर मेल हो गया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो काऊ है उसके अंदर ये दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये इसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉपुलेशन होता है, यानी जो मेटिंग होती है ना, जैसे जब माउंटिंग होती है, मेल फीमेल के ऊपर माउंटिंग करता है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती माउंटिंग। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या है कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म हम मतलब मल्टीपल फीमेल्स के अंदर अपन डाल सकते हैं। एक हेल्दी जो मेल है, जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हैं, वो अपन कलेक्ट करके वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो हम देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से वो हम करवा सकते हैं। तो बर्थ हो गया, बर्थ मतलब बच्चा जन्म लेने जा रहा हो, जो मतलब ऑर्गेनिज्म है, जो न्यू बोर्न बेबी है या न्यू बोर्न जो ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ होता है, उसको हम बर्थ बोलते हैं। तीसरा है ग्रोथ। अब ग्रोथ, अब देखो, ग्रोथ के बारे में जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे नए नए बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, नए नए बच्चे ने जन्म लिया, तो उस समय उसकी देखो छोटा साइज होती है। अब जन्म लेने से पहले भी जैसे वो गेस्टेशन पीरियड होता है, अगर मैं बोलूँ कैटल में 280 दिनों का होता है, 9 मंथ और 9 डेज का, 9 महीने 9 दिनों का हो गया, और बफेलो में 310 दिन का होता है, 10 महीने और 10 दिन का होता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें भी तुम देखोगे कि सबसे पहले जो मेल और फीमेल स्पर्म और वो ग्रोथ करके, स्पर्म और ओवा जो मिलके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती रहेगी। तो ये ग्रोथ मतलब जन्म लेने से पहले ही, फिर धीरे धीरे फिर जन्म लेने तक, यानी जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये ग्रोथ होती रहती। कुछ हम कहें कि कुछ पार्ट हैं जो ग्रोथ नहीं करेंगे, यानी वो एक अपनी साइज के
लेवल पे जाके रुक जाते हैं, बाकी लगातार ग्रोथ होती रहती है, जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक प्रोसेस होता है कि जो फीमेल्स में हम देखते हैं, फीमेल्स में कहें या फिर मेल और फीमेल दोनों, यानी जो काऊ और बफेलो के, जैसे जो केटल है, केटल का मेल और फीमेल दोनों के में देखें, ऐसे बफेलो के अंदर भी हो गया। तो उसमें क्या कहता है इसकी साइन ऑफ प्यूबर्टी, सो साइन ऑफ प्यूबर्टी एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। ये प्यूबर्टी के साइन रेगुलर इंटरवल में दिखाता रहता है। अब प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी कौन सी स्टेज होती है? प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जहां पे अगर जो मेल और फीमेल जो हैं इनके बीच में जो कॉपुलेशन होगा, तो कॉपुलेशन होने के बाद में सक्सेसफुल कंसेप्शन हो जाता है, तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि शो साइन ऑफ प्यूबर्टी एट रेगुलर इंटरवल, मतलब रेगुलर इंटरवल में। अगर मैं जैसे मेल्स के बारे में बात करूं तो जब प्यूबर्टी है, तो प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जैसे एकदम मतलब ऐसे भारी भरकम शरीर बन जाता है, ठीक है, जैसे मेल्स में होगा। अगर जैसे हम देखो टाइगर में, हमने शेर के बारे में देखा होगा, शेर के बाल होते हैं और लेकिन जो शेरनी होती है उसमें नहीं होता, तो ये मेल्स में प्यूबर्टी के साइन हो गए। और फीमेल्स में भी प्यूबर्टी के साइन अलग अलग दिखाता रहता है। तो ये भी इसका नेचर होता है, जो रिप्रोडक्शन जो पूरा प्रोसेस है उसमें ये है कि ये जो साइन ऑफ प्यूबर्टी है रेगुलर इंटरवल में दिखाता है। पांचवा है साइक्लिसिटी, ठीक है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? साइक्लिसिटी में जो स्ट्रेस साइकिल हमने देखा भाई, स्ट्रेस साइकिल की 4 फेज होती है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, जैसे प्रो स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस, जो 4 स्टेजेज होती हैं वो साइक्लिसिटी में आती है। जैसे उसके अंदर मतलब एक टाइम के बाद में स्ट्रेस साइकिल बार बार दिखाना है, जो हीट का पीरियड होता है, हीट में आती है, तो वो उस साइक्लिसिटी के अंदर आता है भाई, हीट के अंदर आता है। तो जैसे फीमेल बार बार उसके ऊपर मतलब माउंटिंग करने की, मतलब चढ़ने की कोशिश करती है, तो अलग अलग साइंस दिखाता है। तो वही चीज है कि भी ये साइन ऑफ प्यूबर्टी मतलब एक प्रॉपर इंटरवल के बाद में हम मतलब एक टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये इंटरवल है, तो हम उससे उसका डिटेक्शन भी कर सकते हैं कि वो एनिमल हेल्दी है या नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है कोपुलेशन। जैसा मैंने पहले बताया, देखो कोपुलेशन नेचुरल कंडीशन में होता है, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि कोपुलेशन मतलब मेल और फीमेल दोनों के बीच में माउंटिंग होती है, तो जो मेल है, मेल गेमिट्स हैं, जैसे स्पर्म है, वो फीमेल के अंदर वो इंसर्ट कर देता है वाया पेनिस के थ्रू वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो अपने जो स्पर्म है उनको इंसर्ट कर देता है, ठीक है, उनके अंदर इजेकुलेट ये डिपोजिट कर देता है उनके अंदर। तो ये कोपुलेशन की भी एक होती है, ये नेचुरल होता है, नेचुरल सर्विस भी बोल देते हैं कई बार उसका नाम। तो ये इसके अंदर अलग अलग नाम इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि जो नेचुरल है, अगर अपन आर्टिफिशियल करवाएं, भाई नेचुरल इंसेमिनेशन है वो तो कोपुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल करवाते तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आ जाता है, जो पूरा जो इसका जो मशीन होती है वो रोड के थ्रू इंसर्ट करते हैं, वो एकदम जो हमने देखा होगा उसके अंदर से जब निकालते हैं पूरा, तो एकदम जैसे वो धुआं से निकलती रहती है, वो किस कारण होती है? वो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। तो ये चीज़ मैं आगे आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस मतलब आगे के जो वीडियोज होंगे उनमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये पॉपुलेशन हो गया। एक प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊं कि मेल गेमिट क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा और आगे डिटेल में आपको बता दूंगा। तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, यानी मेल गेमिट जो ये कहें कि जो स्पर्म है और ये ओवा हो गया, इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होके जब जाइगोट का निर्माण होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस के अंदर ये आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होगा और ये जाइगोट बनेगा। फिर ये जाइगोट ही आगे मैंने कहा कि जाइगोट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन से आगे ब्लास्टुला, ये सब चीज़ें बनती है, फिर ग्रोथ होता है, तो ये जाइगोट में भी ग्रोथ होगी, फिर साइन ऑफ प्यूबर्टी है तो चीज़ अलग है। तो ये जाइगोट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। और फिर उसके बाद में एक जो प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस,
ठीक है। एम्ब्रियो, एक प्रोसेस होता है एम्ब्रियोजेनेसिस और एक होता है इम्प्लांटेशन। एक प्रोसेस होता है एम्ब्रियोजेनेसिस और एक प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन। एक अगला, चलो मैं इसको, ये कुछ 4-5 प्रोसेस है, इन सबका एक साथ नाम लिख देता हूँ। इन सबका एक साथ ही नाम लिख के मैं फिर इन्हें एक आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो एक हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस, एक ये फर्टिलाइजेशन तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल में जो जाइगोट वाला आपके साथ बात किया था। फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो है इम्प्लांटेशन। एक प्रोसेस होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, एक होगा इम्प्लांटेशन, एक होगा पार्चुरेशन और एक होगा यंग बोन और एक हो गया पोस्ट पार्चुरियंट रिकवरी, ठीक है बच्चों। तो देखो ये प्रोसेस और बच्चे हैं, मैंने जो आगे आपको बता दिया, जो फर्टिलाइजेशन वगैरह वो पीछे आपके साथ वो जो कुछ प्रोसेस हैं, ग्रोथ हो गया, ये सब चीज़ें मैंने आपको, पॉपुलेशन हो गया, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? देखो एम्ब्रियोजेनेसिस में देखो जो जाइगोट बना है ना, जाइगोट का आगे एम्ब्रियो में फॉर्म होना, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ये अलग अलग प्रोसेस में चलता है, जैसे ब्लास्टुला, गेस्टुला, ये अलग अलग स्टेजेस चलते हैं। जो यूट्रस है, जो मदर का वुम्ब बोलते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो फीमेल के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हम कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? देखो इम्प्लांटेशन में जो एम्ब्रियो वगैरह है, ये जो जाइगोट वगैरह जो है, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये एम्ब्रियो की ओर जब फॉर्मेशन होता है, तो जो यूट्रस की वॉल्स होती है ना, उसमें जाके ये इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट हो जाता है मतलब वो जाके वहाँ पे धंस जाता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, जो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें हम पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम में 3 लेयर्स होती हैं। तो ये इम्प्लांट मतलब धंस जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं धंस जाता है वहाँ पे, ठीक है। इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट मतलब हमने ये भी सुना होगा ना, हार्ट इम्प्लांट करना, ये कभी सुना होगा, अगर ये इसके अंदर रहता है, कभी अखबार वगैरह में कभी पढ़ा हो, या आपने अपने 11th-12th क्लास में भी कभी पढ़ा हो, या किसी ने बताया हो कि हार्ट का इम्प्लांटेशन होता है, यानी हार्ट का, यानी उसके कुछ वॉल्स वगैरह को इम्प्लांट कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ ये है कि वो जाके वहाँ पे धंस जाता है। जैसे ये लेयर है तो इस लेयर के अंदर जाके ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, और फिट होने के बाद में जो फर्दर ग्रोथ होती है, जो मैंने कहा कि 280 दिनों के लिए जो ग्रोथ होगी, वो उसके अंदर फिर इम्प्लांटेशन के बाद में फर्दर वो उसके अंदर ग्रोथ होगी। फिर ये हो गया पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब जैसे 280 दिन अगर इसके अंदर एनिमल में हो जाते हैं, जैसे गाय के अंदर 280 दिन में उसमें डेवलपमेंट हो गया, तो उसके बाद में क्या होता है कि पार्चुरेशन से जो बच्चा जो है वो जो है, जो अपनी जो डिलीवरी जो कह सकते हैं एक तरीके से, जो डिलीवरी हम कह देंगे भाई, न्यू बोर्न की जो डिलीवरी हो गई, वो एक तरीके से पार्चुरेशन हो गया। फिर यंग बोर्न है। यंग बोर्न का मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, यंग बोर्न मतलब जो नया नया जो बच्चे ने जो जन्म लिया उसको यंग बोर्न कहते हैं। अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग बोलते हैं, जैसे कैटल में काफ बोलते हैं, कैटल में जो यंग बोर्न होता है उसको कैटल में काफ बोल दिया, और गोट में हो गया उसको किड बोल दिया, ठीक है, गोट में हो गया किड बोल दिया। और जो हॉर्स है, हॉर्स के अंदर इसको, हॉर्स में इसको फोल बोल दिया, और जो शीप है उसमें उसको लैम्ब बोल देते हैं, ठीक है। ये जो न्यू बोर्न है उनके अलग अलग नाम है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया। तो अब ये जो पार्चुरेशन की प्रोसेस है, मैं जैसे 2-3 चीज़ें आपको और बताऊं, तो क्या है वो चीज़ें, देखो वो चीज़ें ये हैं कि जैसे काफ है, तो ये जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है, पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है, पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है, जो काफ को बोलते हैं काविंग बोलते हैं। बिंद काफ का जन्म लेना काविंग हो गया, किड का जन्म लेना किडिंग हो गया, ठीक है, और फोल का जन्म लेना फोलिंग हो गया, ठीक है, और लेम का जन्म लेना लेम्बिंग हो गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर अलग अलग नाम जैसे दे दिए जाते हैं, तो ये इसका न्यू बोर्न हो गया। फिर इसके बाद में होता है पोस्ट पार्चुरेंट रिकवरी, मतलब
क्या होता है ना कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे नए न्यूबॉर्न ने जब बर्थ ले लेता है, जब नया न्यूबॉर्न जब जन्म ले लेता है, तो जन्म लेने के बाद में क्या होता है कि जैसे मदर में पहले क्या होता है कि जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होता है कि जो यूट्रस की साइज़ बढ़ेगी। अब भाई बर्थ ले ली, बच्चे ने बर्थ ले ली, तो अब क्योंकि अगली बार जब कोपुलेशन होगा या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप करवाओगे तो ज़रूरी है ना कि वो अपनी नॉर्मल शेप में बना रहे। तो उस नॉर्मल शेप में बने रहने के लिए उस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्ट पार्चुरेंट रिकवरी। मतलब जो बर्थ के बाद में जो यूट्रस वगैरह है उसके अंदर जो नॉर्मल शेप वगैरह में वो नॉर्मल अपने जो पहले वाली शेप है उसमें वापस आ जाता है। तो ये कुछ नाम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए जो रिप्रोडक्शन में अलग अलग नामों के साथ इनको बोला जाता है। अब जो हम क्या होता है ना कि जो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन हम दो में पढ़ेंगे। अब दो किस में पढ़ेंगे, एक तो मेल रिप्रोडक्शन और एक फीमेल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे पहला जरूरी क्या होता है, सबसे पहले जरूरी ये होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म फॉर्म होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्शन में स्पर्म फॉर्म होता है और फीमेल रिप्रोडक्शन में ओवा फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये कैसे मैटिंग मतलब मिलते कैसे हैं, मेल और फीमेल में, मेल में स्पर्म बन रहा है, ठीक है, और फीमेल में ओवा बन रहा है, तो ये मिलेंगे कैसे, ये फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, क्या ये स्पर्म की फॉर्म में ही निकलेगा, ये जो भी है ये सारी चीज़ें हम ये किस पाथवे को करते हुए ये मिलेंगे, आगे सारे प्रोसेस है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि हम जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो हम अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको एक जनरल बात बता दी कि जो डेफिनेशंस है उनका क्या मतलब होता है वो भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अब देखो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूं। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, सॉरी, चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में मैं आपको बोलूं तो एक तो है होता है इसके अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, ठीक है। एक तो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फिर होता है एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स। अब देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है आपके ओवेरी, ये आपको इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में इसके किस अलग अलग स्पीशीज में कैसे शेप साइज होते हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है, देखो एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले आता है ओविडक्ट, ओविडक्ट, उसके बाद में आपके आता है यूटेरस, फिर आता है आपके सर्विक्स एंड फिर आता है वेजाइन। पहले ये इतने नाम ध्यान रख लो कि कैसा क्या है ये इसका, ठीक है। ये ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, और बाकी ये कैसे क्या है मैं वो अभी आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हमें ध्यान करना है ओवेरी के बारे में, हम लोगों को डिस्कस करना है कि ओवेरी का क्या फ़ायदा है, क्या किस लिए बनी है, तो वो मैं अब आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो पहली चीज़ तो ये है कि ओवेरी का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ओवेरी के देखो दो फंक्शन होते हैं इसके अंदर। पहला तो ये क्या है कि जो फीमेल जो एग का सिक्रेशन करता है, ठीक है, फीमेल गेमिट का ये सिक्रेशन करता है। अगर अपन कहें कि फीमेल गेमिट का सिक्रेशन करता है, और फीमेल गेमिट को क्या बोला जाता है, ओवा और ओवम, कोई भी एक नाम बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ओवा बोल दो या ओवम बोल दो। और ओवेरी दो होती हैं, एक राइट ओवेरी और एक लेफ्ट ओवेरी, भाई दो ओवेरी है तो राइट ओवेरी और लेफ्ट ओवेरी। और दूसरा क्या करता है कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है ये, ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। चलो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये एक इंपॉर्टेंट पहले इंफॉर्मेशन, ये चीज ध्यान रख लो कि जो फीमेल गेमेट है उसको हम ओवा बोलते हैं और मेल गेमेट उसको अपन स्पर्म बोलते हैं, और इन दोनों के ही जो फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, ये पहली चीज है। अब देखो जो मेल और फीमेल में हम अगर देखें तो जो मेल गेमिट है ना, जब प्यूबर्टी होता है तो उसी समय जो स्पर्म वगैरह का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो ओवा जो है ना, ये जन्म लेने से पहले ही बनना चालू हो जाता है। ओवा के अंदर फॉलिकल्स जो होते हैं, अपन ये कहें कि जो ओवा में फॉलिकल्स वगैरह हो गए, ये पहले ही बनना चालू हो जाते हैं, पहले से ही। जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ओवा, जैसे ये ओवेरी है, इसके अंदर ओवा है, और ये ओवा ही जब मतलब आगे सिक्रेट होता है, सिक्रेट होकर फिर ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना से होते हुए जाता है। और आगे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आगे कहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, वो पोजीशन भी पता होनी चाहिए। इसलिए जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह करते हैं तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे डिपोजिट करें, कहाँ पे क्या है, तो वो थोड़ा सा चीज़ हमको ध्यान रखने, तो ये इसके अंदर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बर्थ के समय, जब नया नया जो अगर फीमेल बर्थ ले रही है, तो फीमेल बर्थ के समय जो इसके अंदर ऐसा बोलते हैं कि करीबन 75,000 के समथिंग जो ओवा है वो इसके अंदर बनते हैं। 75,000 के समथिंग जो बर्थ के समय ओवरीज में जो ओवा है वो बनते हैं, और जब ओल्ड एज हो जाती है, ओल्ड एज में अराउंड 2,500 के समथिंग ओवा बचते हैं। तो ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इसमें। ठीक है, चलो अब अगली हम जो एक डिस्कशन में आप लोगों के साथ करूंगा कि जो ओवेरी की शेप है कैसी है, उसकी साइज क्या है अलग अलग स्पीसीज में, वो एक हमको थोड़ी सी अभी अपने को मतलब थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो वो हम देखते हैं। तो ओवेरी की शेप है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि स्पीसीज होगी, स्पीसीज मतलब जो अपन जो मेल जो केटल, बफेलो, शीप, गोट है उनकी देखते हैं। दूसरी इसकी इनकी शेप कैसी होगी, और साइज जो होगी वो एमएम के अंदर, जनरली साइज एमएम में बताई जाती है। तो पहली स्पीसीज जैसे कि है केटल, पहली स्पीसीज है, जैसे हम ये कहें कि वो केटल ऑफ बफेलो है, तो उसकी जो शेप ऑफ ओवेरी है वो आलमंड शेप की होगी। ठीक है, आलमंड शेप की होगी, यानी जो अपनी बादाम होते हैं ना उसके जैसी ये शेप होती है। और अगर अपन इसकी जो ये कहें कि साइज क्या होती है, 35 × 25 × 15 mm। ठीक है, यानी लेंथ LBH ये होता है ना, आपने पढ़ा होगा जैसे छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के हिसाब से इसको देखा जाता है। तो ये इसकी mm में मिलीमीटर जो mm हो गया, जो mm क्यूब हो गया वो हो गया। फिर इसके बाद में आता है आपकी ईव, या यूँ कहें कि जो डो है उसके अंदर भी जो शेप है, जो ये जो ओवेरी की शेप है, 2 ओवेरी होंगी तो दोनों ओवेरीज की शेप है आलमंड शेप है। केटर का वो बफेलो में भी आलमंड शेप है, और ईव और डो में भी आलमंड शेप है। और इसकी जो शेप होगी ये अराउंड जो ये कह सकते हैं कि 18 × 13 × 8। तो ये देखो, अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये इसकी हाफ है, हाफ साइज है इसकी, है ना। 18 दूनी 36, 13 दूनी 26 और 8 दूनी 16, तो करीबन ये हाफ के समथिंग है। तो इतना इसमें अपने को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर अगली है मेयर यानी जो फीमेल हॉर्स होती है, क्योंकि ओवेरी तो फीमेल्स के अंदर ही मिलेगी, तो फीमेल हॉर्स है उसके अंदर ओवेरी की शेप जो है वो आलमंड ना होके इसकी शेप होती है किडनी शेप। ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो किडनी शेप होती है। और ये देखो, मैं अगर बात करूं तो ये हो जाएगी 70 × 15 × 30, तो ये इसकी अराउंड दुगनी हो गई है। 70, 15 × 30, तो इसकी अगर आप देखो तो जो फीमेल हॉर्स है जो उसके अंदर जो है वो उसकी डबल होती है। और 100 है, यानी जो फीमेल पिग है उसकी जो शेप है ये हो गई मलबेरी शेप, मलबेरी शेप, या क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स भी कह सकते हैं, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स होती है। और इनकी साइज कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, स्पेसिफिक साइज इसलिए हो गई मलबरी जैसे सैतूत होता है ना, अपने सैतूत की जैसे, फिर क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स ऐसे ये हो गया इस तरीके से, ग्रेप्स का क्लस्टर उसके जैसी इसकी शेप साइज होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। मेन ये आपके थोड़ा सा उस पर पूछ लिया जाता है चीज़ें कि इनकी शेप कैसी होती है, तो ये आलमंड शेप है, ये ऐसी किडनी शेप है, ये इसकी मलबरी शेप है, ये इस तरीके से इसके अंदर होती है चीज़ें। ठीक है,
अब इसके अंदर हमें एक टर्म आता है, एक तो एग नेस्ट आता है और एक मेडुला आता है, ठीक है। एक तो टर्म आता है एग नेस्ट और एक आता है मेडुला, है ना। तो वो दोनों टर्म्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं कि एग नेस्ट और मेडुला क्या क्या होते हैं। तो सिंपल सी टर्म है, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। तो हम कहें कि एक तो है एग नेस्ट, एक तो है एग नेस्ट और एग नेस्ट है, और एक अगर मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि एग नेस्ट है तो ये नेस्ट है, जैसे घोंसला है तो अंडों का घोंसला जो से हम कह सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ ओवा एंड जर्म सेल। जर्म सेल मतलब जो जिन सेल से जो ओवा वगैरह इनका प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम जर्म सेल बोलते हैं। और फिर एक आता है मेडुला, ठीक है। मेडुला क्या होता है, देखो जो ओवेरी है ना, ओवेरी है तो ओवेरी का जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है ना, उसको हम मेडुला बोल देते हैं। तो इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स, क्योंकि जो ओवेरी है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी, और एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे मैं अगर बताऊं, अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ब्लड है तो लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ प्रेजेंट होगा। तो वो नर्व्स है तो नर्व्स है, क्योंकि एक ये यूँ कहते हैं ना कि मेडुला ओवेरी है तो आगे नर्व से जो नर्वस सिस्टम है उससे भी एक ऑर्डर मिलता है, नर्व्स के थ्रू ऑर्डर मिलता है। तो वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह का इनका सिक्रेशन वगैरह होता है। तो ये जो है ना बेसिक हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मैंने ओवरीज के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस की, और जो बेसिक जो कुछ एक दो डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। तो अब देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमने जो ओवरीज पढ़ा है ना, तो ओवरीज में मैंने बोला था कि ओवरी जो हार्मोन्स वगैरह का सिक्रेशन करती है। तो ये इसके बारे में मैं थोड़ी सी और डिटेल्ड जानकारी में, जो ओवरी है ओवरी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल जानकारी और दे देता हूँ, वो क्या होती है, ठीक है। तो देखो जो ओवेरी जो होती है ना, देखो बच्चों कि इसका एक प्रोसेस होता है कि ओवेरीज के अंदर फॉलिकल्स वगैरह बनते हैं। वो फॉलिकल्स फिर धीरे धीरे मेच्योर होते हैं। जो हार्मोन्स मैंने बताया था, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो ये फॉलिकल्स वगैरह में फिर आगे जाके सिक्रेशन वगैरह होगा। और LH और FSH दो हार्मोन होते हैं, है ना। तो वो FSH है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट वगैरह करता है, ठीक है। तो और LH होता है, LH फिर आगे जाके LH का और फंक्शन होता है। तो वो आगे हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा ध्यान रख लो कि ओवरी में है ना डिफरेंट फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो ओवरी के फॉलिकल्स का मैं अगर नाम दूं, ओवरी के फॉलिकल्स का अगर मैं नाम दूं, तो देखो प्राइमरी फॉलिकल, फिर आगे आपके सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आपके आगे टर्शरी फॉलिकल, और फिर मैच्योर फॉलिकल हो गया, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। और इसको डी ग्राफ एक साइंटिस्ट था, तो उसके नाम पे इसको रख दिया। तो इसको हम क्या बोल दिए कि जो कह सकते हैं कि ये जो मैच्योर फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल है, और इसी से फिर आगे जाके जो ओवम है वो ओवम रिलीज होता है, और फिर ओवम रिलीज होके वो आगे कैसे मूव करता है वो चीज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल है ना, प्राइमरी फॉलिकल देखो एक सिंगल फॉलिकल है, अभी इसके ऊपर एक सिंगल लेयर है, तो मतलब इन पे सिंगल एक से दो सेल्स की लेयर बनी होती है। और टर्शियरी फॉलिकल है और ज़्यादा मेच्योर्ड होता है, मतलब मेच्योर फॉलिकल से पहले वाला जो फॉलिकल है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें ये फॉलिकल्स होता है। और इस जो टर्शियरी फॉलिकल है इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। एक जो होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको बोला जाता है एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये फ्लूइड फील्ड कैविटी का हम कह सकते हैं इसके अंदर एंट्रम प्रेजेंट होता है। और मैच्योर फॉलिकल है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोल दिया, और इस चीज में आगे जाके जो होगा वो होगा। अब जो फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिक्वर फॉलिक्यूलाई, इसको बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूलाई, इसको बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूलाई। अब इस लिक्वर फॉलिक्यूलाई के हम दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो आपके नोट्स में भी दे रखे हैं।
कि ये जो है ना लिक्विड फोलिकुलाई ये बना इसमें प्रेजेंट होता है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, साथ ही साथ क्योंकि लिक्विड है तो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट हो, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो इस तरीके से जो ओवम के चारों तरफ ये कैविटी प्रेजेंट होगी इस तरीके से। नहीं ऐसे नहीं होगा जैसे ये ग्राफिन फोलिकल है, ग्राफिन फोलिकल तो ये ओवम हो गया और यहाँ पे ये कैविटी प्रेजेंट होगी और इसके चारों तरफ सेल्स वगैरह होंगे और यहाँ पे ये कैविटी प्रेजेंट होगी। तो ये जो फोलिकल्स का एक नाम आता है ओवरी के अंदर, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, ये सब कुछ चीज़ होती है, वो ये इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। ठीक है, अब ओवरी में एक और स्ट्रक्चर होता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, देखो कार्पस ल्यूटियम क्या होता है कि जब ग्राफिन फोलिकल जो है ना, ग्राफिन फोलिकल से जब ओवम निकल जाता है, जो गेमिट जो होता है, फीमेल गेमिट जो होता है, वो आगे जाके जो स्पर्म के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, उसके निकलने के बाद में जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम। उस स्ट्रक्चर को क्या हम बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। चलो, कार्पस ल्यूटियम है, उस कार्पस ल्यूटियम का कलर होता है अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर से बोला जाता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि एक तो येलो कलर होगा। येलो कलर किस में होगा? ये मिलेगा आपके काऊ में। काऊ जो कैटल बफेलो है तो दोनों को मान लो काऊ हो गया और दूसरा मेयर हो गया, यानी फीमेल जो हॉर्स है उसके अंदर ये मिलेगा। और दूसरा होता है ग्रीनिश वाइट, ये होता है आपके सो और ईव में। ठीक है, सो और ईव के अंदर ये मिलेगा, जो शीप है उसके अंदर ये मिलेगा। तो ये हो गया। और इस कार्पस ल्यूटियम का जो टूटना होता है ना उसको ल्यूटियोलाइसिस बोलते हैं। ल्यूटियोलाइसिस हम बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होके ये जो बन जाता है उसको हम ये ल्यूटियोलाइसिस बोलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको एक तो इसका येलो कलर और एक इसका ग्रीनिश वाइट। एक होता है एक नया स्ट्रक्चर का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस, ये कार्पस एल्बिकेंस के बारे में ये कब प्रेजेंट होता है कि ये जो मतलब जो ओवेरी है, ठीक है, ओवेरी के अंदर एक व्हाइट स्कार की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओवेरी पे व्हाइट स्कार की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये कब दिखता है? ये जब इन द केस की जब अगर जो काऊ है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उस केस में कार्पस जो हम कह सकते हैं कि कार्पस एल्बिकेंस बनेगा, जो एक वाइट स्कार की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो हम कह सकते हैं वो प्रेग्नेंट की फॉर्म में ये होता है। तो ये नाम क्या है? कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस। अब जो होता है एक स्ट्रक्चर हो रहा था कार्पस हिमोरेजिकम, एक और स्ट्रक्चर का नाम आता है जो कार्पस एल्बिकेंस के बाद में एक स्ट्रक्चर का और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेजिकम। ठीक है, कॉर्पस हिमोरेजिकम, कार्पस हिमोरेजिकम। देखो जो मेच्योर फोलिकल है, मेच्योर फोलिकल कौन सा होगा? मेच्योर फोलिकल ग्राफिन फोलिकल होगा, वो ब्लिस्टर की शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ब्लिस्टर जैसे इस तरीके से ब्लिस्टर्स वगैरह इस तरीके से फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा। अब ये जब ब्लिस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने पे क्लोट बनता है। क्लोट बनता है मतलब हिमोरेज, यानी हम कह सकते हैं कि क्लोट बनने से वो एक जगह से इकट्ठा हो जाता है जो ब्लड वगैरह जो ये कह सकते ग्राफिन फोलिकल वगैरह, तो वो एक हिमोरेजिक ऐसे कुछ बना लेता है। तो उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है कार्पस हिमोरेजिकम। ये हम कह सकते हैं कि जो कार्पस हिमोरेजिकम इसका स्ट्रक्चर जो है कॉर्पस ल्यूटियम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, कार्पस एल्बिकेंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया और ये कार्पस हिमोरेजिकम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और अब एक चीज़ और बोली जाती है, जो एस्ट्रोजन सीक्रेट कौन करता है? एक तो जैसे मैंने फोलिकुलाई बोला था, जो लिक्विड फोलिकुलाई वो कर रहा है, और एक होता है जो थीका इंटरना की सेल्स जो होती हैं, थीका इंटरना की सेल्स जो होती हैं
थीका इंटरना की सेल जो होती हैं ये भी एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती हैं। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, ब्लड वेसल्स वगैरह, वो थीका इंटरना के लेवल तक ही प्रेजेंट होती है। थीका इंटरना की सेल से वहाँ तक ही प्रेजेंट होती है, ज़्यादा डीप में प्रेजेंट नहीं होती। मैंने मेडुला में आपको बताया था, मेडुला में ब्लड वेसल्स वगैरह, नर्व्स वगैरह होता है, लिम्फेटिक सिस्टम है, और ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ये थीका इंटरना की सेल्स है वो एस्ट्रोजन का निर्माण करती है, एस्ट्रोजन निर्माण यानी एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती है। और फिर प्रोजेस्टेरोन जो है आगे जाके, जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम, अगर प्रेगनेंसी होती है तो कार्पस ल्यूटियम आगे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता रहेगा। तो ये ओवरी के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट अगली चीज क्या आती है, ओवरी के बारे में अब यहाँ हो गया। अब देखो, ओवरी से ओवम सिक्रेट होता है, यानी ओवम में हम ये कहें कि जो मेच्योर फॉलिकल है, मेच्योर फॉलिकल जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, मेच्योर फॉलिकल है जिसको हम क्या क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल पे बोलते हैं। तो उस ग्राफियन फॉलिकल में एलएच हार्मोन जो होता है ना, उस एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में जो ओवम का सिक्रेशन होता है, तो उस केस में एलएच बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर। तो उस में जो ब्लड का ओवम है, जो ओवम रिलीज होके वहाँ पे सिक्रेट होता है ओवरी के पास में। अब वहाँ से फिर क्या होता है कि अगला जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो ट्रैक्ट का एक बार मैं बेसिक आपको नाम, एक आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम उसके बारे में, हर के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ओविडक्ट होता है, ठीक है। सबसे, जैसे हमने भी लेक्चर के शुरुआत में भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था, ओविडक्ट के बाद में आपके आता है यूटेरस, फिर आता है सर्विक्स, और फिर आता है वेजाइना, ठीक है। वल्वा भी आता है, लेकिन वो हम अलग से थोड़ा इसको सेपरेट करेंगे, लेकिन ये 4 नाम आप एक बार ध्यान रख लीजिए। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। और यूट्रस को दूसरा नाम बोलते हैं, यूट्रस का दूसरा नाम होता है वोम्ब, ठीक है, जो गर्भाशय बोला जाता है। यूट्रस की ही 3 लेयर्स होती हैं, जो 3 लेयर्स हों, जैसे मैंने बोला था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में जो हार्मोन्स वगैरह का सिक्रेशन करता है, यूट्रस के भी कुछ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह सिक्रीट करता है। और मायोमेट्रियम उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट होता है, वो एकदम पतला सा होता है, उसका उतना कुछ नहीं है। सर्विक्स हो गया, तो ये होता है नेक ऑफ वुम, ठीक है, ये नेक ऑफ वुम। और ये दोनों सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलकर ये बनाते हैं बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिक चीज आप लोगों को ध्यान में आ गई होगी कि फेलोपियन ट्यूब है, वोम्ब क्या है, नेक ऑफ वुम है, उसको सर्विक्स बोल दिया, और फिर है वेजाइना हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब जो है, जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट की 3 फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। जो पहला होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये इसी ऑर्डर में प्रेजेंट होता है। और सब, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो मेल और फीमेल दोनों में जो कोपुलेशन होगा, कोपुलेशन के बाद में जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट के बीच में होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसी फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है, वो फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरा इस्थमिक जंक्शन पे। फर्टिलाइजेशन अकर एट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, जो एक मिलके मेल और फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवा जो मिलके ये बनाती है इसके अंदर, ठीक है। स्पर्म, जैसे मैं यूँ कहूँ कि ये स्पर्म है और ये ओवा है, ये दोनों फ्यूज होंगे और फिर आगे जाइगोट का निर्माण करें। और इनफंडिबुलम में क्या होता है कि फिम्बरी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, फिम्बरी आर प्रेजेंट, यहाँ पे ये फिम्बरी प्रेजेंट होती है। और अगला मैं ये कहूँ कि जो यूट्रस है, यूट्रस की 2 पार्ट होती हैं, यूट्राइन केविटी, यूट्राइन केविटी एंड यूट्राइन हॉर्न, यूट्राइन हॉर्न, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको एक थोड़ा सा ये इस ऑर्डर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना तो एक ऑर्डर है। ओविडक्ट तो एक फेलोपियन ट्यूब, और इस फेलोपियन ट्यूब के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, ठीक है। और इनफंडिबुलम में फिम्ब्रिज प्रेजेंट होती है, यानी ये इस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो ये इसकी फिम्ब्रिज है, तो ये फिम्ब्रिज से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ये ओवेरी है, ठीक है, ओवेरी है और इसके पास में हम यूँ कहें इस तरीके से, देखो ये सरफेस एरिया है। अब मैं अगर देखो तो जैसे वायर है, एक तो सीधा वायर है, ठीक है, और इसी वायर को अगर हम देखें इस तरीके से अगर कर देते हैं, ठीक है, तो इतने में ये इतना ही है, लेकिन जब इसको पूरा खोलोगे तो ये कम से कम इतनी बड़ी साइज का बन जाएगा इसको, है ना। तो इसलिए ये आप फिमरोगे ताकि जो ओवा इसके अंदर हो ना, तो ये जो केविटी है, इस केविटी में अगर ये कहीं भी अगर रिलीज होता है, क्योंकि ऐसा तो है ना कि भैया एकदम ऐसे कोई निशाना बांध के ऐसे फेंका जाएगा, ऐसा तो होता है, ये सिक्रीट कर देता है, किसी भी डायरेक्शन में सिक्रीट कर देगा। सिक्रीट करने से फिर इसका इतनी ज़्यादा स्पेस होती है ना, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी जो कलेक्शन के लिए इतनी जगह होती है कि वो आराम से जो है उसको कलेक्ट कर लेता है नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में। फिर इसके बाद में आपके इनफंडिबुलम के बाद में इस एम्पुला और फिर स्थमस आता है, फिर यूट्रस आते हैं, यूट्रस में सर्विक्स, वेजाइना, फिर आगे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर मैंने आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कैसा क्या होता है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो बच्चों हमने अभी जो है ये ओवरी के जो बेसिक एक जो स्ट्रक्चर मैंने बताया कि किस तरीके से जो ओवम है वो करेगा। अब देखो ज़रूरी क्या होता है ना, कई बार अब अपने को सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये जानने की ज़रूरत है कि ये सब काम कैसे कर रहे हैं। देखो अपनी बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी मिलती है, हर ऑर्गन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे दिमाग में ब्रेन हो, मतलब दिमाग में ब्रेन है, दिमाग को ब्रेन को ही दिमाग बोलते हैं, हार्ट हो, लंग्स हो, कोई भी ऑर्गन हो, उन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तभी तो हम कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और उसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे सप्लाई की जाती है, वो कौन सप्लाई करता है, देखो ब्लड होता है। अब हम देखते हैं कि जो होता क्या है कि जो फूड हम खाते हैं, फूड के अंदर जैसे जो भी खाया जाता है तो उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह होगा, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आ गया, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, चने वगैरह, अगर जैसे घोड़े वगैरह चने खाते हैं तो उनके लिए वो प्रोटीन्स करता है, तो वो आगे जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो एनिमल्स में ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है। तो वो मैं ब्लड सप्लाई आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो किस तरीके से होती है, कौन से ऑर्गन को कौन ब्लड सप्लाई करता है। तो पहला देखो, जो अगर हम देखें तो ओवेरी, ओविडक्ट और हॉर्न जो है, मतलब 50% ऑफ द हॉर्न है, जो यानी हम कहें ओवेरी, ओविडक्ट कौन होते हैं, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब है, जैसे इनफंडिबुलम और एम्पुला और स्थमस है, ये तीनों हैं, ठीक है, ये ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट का पार्ट हो गया। और फिर उसके बाद यूट्रस आता है, तो यूट्रस का जो हॉर्न है तो हाफ ऑफ द हॉर्न है, ठीक है, तो हाफ ऑफ द हॉर्न है, इनको सप्लाई कौन करता है, यूटेरो ओवेरियन आर्टरी, यूटेरो ओवेरियन आर्टरी, ये ब्लड सप्लाई करती है, यानी जो प्योर ब्लड है, जो आर्टरी है ना, ये प्योर ब्लड लेके आती है इसके अंदर, ठीक है। ओवेरी, ओविडक्ट और हाफ ऑफ द हॉर्न को हम अगर अपन कह सकते हैं। फिर उसके बाद में जो इसमें जो आ गए, उसके बाद में आपके देखो हम देखें तो सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा मैंने कहा था बाद में पढ़ेंगे अपन। तो ये जो सर्विक्स, वेजाइना और जो वल्वा है, इसको कौन सी आर्टरीज को जो ब्लड सप्लाई करती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। अब देखो यहाँ पे हॉर्न है, तो अब एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूट्रस है, यूट्रस को कहो या यूट्राइन बॉडी को कहो, क्योंकि यूट्राइन बॉडी में हॉर्न को ये हो गया, बचा फिर बचा कुचा पार्ट, या कहें कि मेनली जो यूट्राइन बॉडी है, सबसे जो बड़ा पार्ट होता है ना, यूट्राइन बॉडी होता है। उस यूट्राइन बॉडी को जो ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, मिडल या मीडियन यूटेराइन आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो ये पूरा हो गया सिस्टम कि देखो स्टार्ट कहाँ से करता है, ओवरी से स्टार्ट होता है, फिर ओविडक्ट आता है, फिर यूट्रस आता है, यूट्रस में हॉर्न और यूट्राइन बॉडी है, तो यूट्राइन बॉडी को भी मिडल में हम कह सकते हैं। फिर सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा जो इसके रिमेनिंग पार्ट है उनको हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कर देता है। अब जो मिडल या मीडियन जो यूट्राइन आर्टरी है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है, अब इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रेगनेंसी में ये लार्ज हो जाती है और अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है, लार्ज एंड साइज को इंक्रीज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एक चीज़ सिंपल सी है, देखो कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन वगैरह प्रेगनेंसी होगी, तो प्रेगनेंसी में कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी जब डिटेक्ट कब की जाती है, जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होने लगती है। तो ग्रोथ कब होगी, जब वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन तो पहले हो चुका है, तो जब वो जाके इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होने के बाद में जब ग्रोथ होना चालू होती है, तो उस समय क्या करता है कि यूट्रस की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, क्योंकि यूट्राइन बॉडी ही मेन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे यूट्राइन बॉडी की ग्रोथ होती है, तो ये भी अपने साइज को इंक्रीज करे, ताकि इसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने न्यूट्रिशन, यानी ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिशन आ रहा है, ऑक्सीजन वगैरह है, उन सब की सप्लाई हो सके। तो ये जो मीडियन जो यूट्राइन बॉडी है, ये मिडल या मीडियन जो यूट्राइन आर्टरी है, ये अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये चीज़ होगी। अब जो फास्ट ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को जल्दी जल्दी आना पड़े भाई, साइज वगैरह इनकी जो होगी, तो इसमें जो है ना, इसका जो फास्ट ब्लड सर्कुलेशन है ना, इसमें वाइब्रेशन होते हैं और इसको फ्रीमेटर्स की फॉर्मेशन वगैरह कर लेता है। तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखो कि मिडल मीडियन जो यूट्राइन आर्टरी जो है, मिडल मीडियन यूट्राइन आर्टरी है, वो किस लिए होती है, तो वो हमको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमने जो ओवेरी के बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो मैंने इसको जो ब्लड सप्लाई है, जो इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड सप्लाई का क्या रोल है, वो हमने पढ़ा। अब मैं जो है ना एक एक जो स्ट्रक्चर है, उस एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओवेरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओवेरी के बारे में, ओवेरी में क्या क्या फॉलिकल्स वगैरह हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आगे होंगे। अब मैं एक एक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, ओविडक्ट। और इस ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन एक बार और आपको बता देता हूं। इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। और फिर इस इस्थमस आगे जाके क्या, जो हम ये कहते हैं कि आगे जाके ये जो इस्थमस है, ये यूट्राइन जो हॉर्न है उनके साथ में ये अपना जंक्शन बनाएगा। यूट्राइन हॉर्न के साथ में ये जो इसके साथ में जंक्शन बनाएगा, या अपन के यूट्रस के साथ में ये जंक्शन बनाएगा। तो इसी जंक्शन को हम बोलते हैं यूटेरोट्यूबल जंक्शन। यूटेरोट्यूबल जंक्शन, ठीक है। इसी जंक्शन को क्या बोला जाता है, यूटेरोट्यूबल जंक्शन बोला जाता है, जो यूट्राइन हॉर्न के साथ में ये होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूटेरोट्यूबल जंक्शन। तो ये ध्यान रखना, यूटेरोट्यूबल जंक्शन। अब कई बार कंफ्यूजन ये मत कर लेना कि यूटेरोट्यूबल जंक्शन में जो फर्टिलाइजेशन होता है, कहीं नहीं। एम्प्यूलर इस्थमस जंक्शन जो है ना, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, इस एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। कि जो ओवम आएगा, ओवम इधर से ओवम चल के आ रहा है, इधर ओवम चल के आ रहा है, और उधर से स्पर्म चल के आ रहा है, ठीक है। इधर से स्पर्म चल के आ रहा है और इधर से ओवम चल के आ रहा है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि फिर उसमें जाके एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन जो है, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन है, उसमें जाके ये इसमें ये यहाँ पे फ्यूज करेगा एम्प्यूलर इस्थमस जंक्शन में। अब मैं इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे इनफंडिबुलम है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें फिम्बरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फिम्बरी प्रेजेंट होती है, फिम्बरी प्रेजेंट होती है। फनल शेप आप देख लो कि भाई इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसे होता है,
और फिर इस तरीके से, ठीक है। या ये यूँ इस तरीके से भी अपन कह सकते हैं कि भाई फिमरी इसमें कलेक्ट होगी। तो ये एक फनल जैसा हम जो देखते हैं, जैसे वो कुछ भी छानने वानने में हम देखते हैं ना, वो इस तरीके से ये फनल हो गया ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये फिमरी प्रेजेंट है। तो छानने का काम, जैसे दूध वगैरह अपन छानते हैं ना, चाय वगैरह छानते हैं, तो यहाँ पे वो लगा देते हैं। तो वो फिमरी मान लो कि भाई उसमें से वो कलेक्ट करने का काम करते हैं। वो वहाँ पे उसका जो सरफेस एरिया है वो उसकी अंदर होता है, ठीक है। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट होता है। फनल शेप स्ट्रक्चर में फिमरी प्रेजेंट होती है, यानी इनफंडिबुलम में फिमरी प्रेजेंट होती है। मैं अब एम्पुला के बारे में आपको बोल देता हूँ। ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है। कन्वोल्यूटेड ट्यूब मतलब ये थोड़ी सी इस तरीके से, इसमें स्ट्रेट ना होके थोड़ी सी ऐसे इसमें रिजेस वगैरह थोड़ी सी प्रेजेंट होती है। तो इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो ये 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 3 से 5 mm इसका डायमीटर हो, 3 से 5 के समथिंग इसकी डायमीटर होता है। मतलब ये 3 से 5 mm इसका डायमीटर, यानी एकदम पतली सी होती है डायमीटर। ये पूरा इसका हम देखेंगे। और लेंथ है ये 10 से 15 सेंटीमीटर के समथिंग इसकी लेंथ होती है। तो ये जो है फेलोपियन ट्यूब के बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी। इस्थमस यूटेरोट्यूबल जंक्शन के साथ यूट्राइन होर्न से जुड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस किया। और एक इम्पोर्टेंट, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूँ कि जो कैट और रैबिट जो है, कैट एंड रैबिट, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? ओवेरियन बर्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैट और रैबिट में ओवेरियन बर्सा प्रेजेंट होता है। ये इनफंडिबुलम और जो ओवेरी है उसको कॉन्टेक्ट में लाते हैं, ठीक है। इनफंडिबुलम एंड ओवेरी इसको कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में जैसे मैंने देखा कि आप लोगों के साथ बात की कि जैसे लेक्चर में स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ हमने स्टार्ट कर लिया, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो रिप्रोडक्शन बेसिक जो चैप्टर 1 जो हम देख रहे हो आपके नोट्स के अंदर जैसे अवेलेबल है, तो स्टार्टिंग जो रिप्रोडक्शन के फीचर्स मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन किस लिए किया जाता है और एक ये प्रोसेस है। जैसे उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन मैंने बार बार बोला है कि एम्पुला इस्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, वो आपने देख लिया है। फिर इम्प्लांटेशन होगा, वो आप आगे देखेंगे। मैं यूट्रस के वो आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको इम्प्लांटेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि भाई यूट्रस की कौन सी लेयर में जाके इम्प्लांट होता है। फिर फर्टिलाइजेशन और फिर गेस्टेशन पीरियड भी एक होता है कि वो अलग अलग एनिमल्स में भाई 280 दिन है। जैसे आप फील्ड वगैरह पे जाते हो तो पता होना चाहिए कि भी किस में कितना गेस्टेशन पीरियड होता है। जो कैट वगैरह, डॉग वगैरह, इनके अंदर 2 मंथ का होता है, 60 डेज का होता है। और जो कैटल है, जो गाय है, गाय के अंदर कितना होता है 280 डेज, यानी ये 9 महीने और 9 दिन याद कर सकते हो। 280 डेज है तो 9 मंथ 9 डेज हो गए। जो बफेलो है, बफेलो के अंदर 10 मंथ 10 डेज की समथिंग होती है, यानी 310 दिन का होता है। तो ये सब में अपना अपना इसके अंदर होता है। 155 145 डेज है ये शीप और गोट के अंदर, आप देख सकते हैं। तो ये उसका गेस्टेशन पीरियड हो गया। फिर ग्रोथ है, तो ग्रोथ है देखो, जैसे इसके अंदर इनफंडिबुलम में जैसे जायगोट बनेगा, यूट्रस में मैं बताऊंगा, फिर आगे जाके धीरे धीरे कैसे वो आगे हो रहा है। तो वो सारी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। फिर इसके बाद में मैंने कहा कि जो रिप्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मेन एम होता है कि मेल और फीमेल गेमेट्स को प्रोड्यूस करके एक जायगोट का फॉर्मेशन, और उस जायगोट की फॉर्मेशन कोपुलेशन करके, मतलब मेल और फीमेल में मेटिंग हो, उस कोपुलेशन के पश्चात उसके बाद में जायगोट फॉर्म होगा, वो फिर डेवलप होकर ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ऑफस्प्रिंग का नेचर कुछ भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपने 11th 12th क्लास में आपने देख लिया होगा कि उसका वो क्यों मेल बनता है, क्यों फीमेल बनता है, वो चीज़ें एक अलग वो कंसेप्ट होता है, वो अलग डिस्कशन का टॉपिक होता है। तो वो मेल फीमेल वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उसके बाद में अगला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। उसमें मेनली मैंने ओवरी का डिस्कशन किया। आज के लेक्चर में मेनली मैंने ओवरी पे फोकस किया, ओवरी के बारे में सारी चीज़ें कि ओवरी में कैसे कैसे ओवम बनता है, कौन कौन से फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल्स, ये हो गए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ग्राफिन फॉलिकल्स के बाद कार्पस ल्यूटियम होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन्स होते हैं। तो वो हार्मोन्स कौन सीक्रेट होते हैं आगे के लेक्चर्स में मैं बताऊँगा, लेकिन एक अभी बता
बता दूं कि जो थिका इंटरनल सेल्स हैं जो वो ग्राफिन फॉलिकल जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेंगी। और अगर आप एक ये जो देखोगे कि जो कार्पस ल्यूटेम में अगर प्रेगनेंसी बनी रहती है तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होगा तो वो प्रेगनेंसी हार्मोन हो जाता है। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं मैंने ओवरी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई। और फिर उसके बाद में हमने जो ओविडक्ट है यानी ओवेरी के बाद में ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब जिसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला और इस्थमस। और फिर उसके बाद में यूटेरो ट्यूबल जंक्शन क्या होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होने का है। और कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। आप देखो एक चीज़ आप ध्यान देखो, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो ये हम कहें कि जैसे ये कहें कि जैसे इधर से ओवेरी से इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला स्तंभ जंक्शन पे ओवम पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इधर से जो है ना जो वेजाइना के बाद में सर्विक्स, फिर यूटरस और फिर उसकी यूट्राइन कैविटी और फिर यूट्राइन होर्न से होते हुए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। रेंडम मूवमेंट होता रहता है, रेंडम मूवमेंट ऐसे स्पर्म इधर उधर ऐसे मतलब मिलियंस में स्पर्म कर रहे जाते हैं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो एक ओवम के साथ में एक स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, फिर ये वापस इधर की ओर मूवमेंट करने चालू होंगे और फिर यूट्रस में आके इसका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद में गेस्टेशन पीरियड चालू होता है। गेस्टेशन पीरियड में मतलब फिर उसकी ग्रोथ होते बच्चे का डेवलपमेंट होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है यूट्रस में। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, प्लेसेंटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एनिमल्स में अलग अलग स्पीसीज में प्लेसेंटा अलग अलग टाइप का होता है। तो ये सब बातें हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, यहाँ पे मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।